सिटी क्वार्टर टावर की 56वीं मंजिल पर सुबह की हल्की सुनहरी धूप विशाल शीशे की दीवारों से छनकर अंदर फैल रही थी। पूरा फ्लोर एक मशीनी रफ्तार से चल रहा था। हर कोई अपनी फाइल्स, लैपटॉप्स और प्रेजेंटेशन में पूरी तरह डूबा हुआ था। लेकिन रुद्रांश शहजादा के उस शानदार डार्क एमराल्ड और महोगनी इंटीरियर वाले कैबिन में इस वक्त खामोशी का एक अलग ही तूफान चल रहा था। रुद्राक्ष अपनी लेदर चेयर पर बैठा था। उसकी आंखें सामने रखी एक इम्पोर्टेंट फाइल पर टिकी थी, लेकिन उसका शातिर दिमाग कहीं और ही उलझा हुआ था। उसका दिमाग बस पिछली रात की उस खौफनाक कॉल पर अटका हुआ था। सर, टारगेट एरिया क्रैश हो गया है। विद इन 48 आवर्स। वो अंडरवर्ल्ड को बेताब बादशाह था और बहुत अच्छे से जानता था कि किसी ने बहुत ही चालाकी से सीधा उसकी सप्लाई चेन पर हिट किया है। जिस परफेक्शन और बिना कोई सुराग छोड़े इस काम को अंजाम दिया गया है, वो किसी आम दुश्मन या गली के गुंडे का काम बिल्कुल नहीं है। वो समझ चुका था कि इस बिसात पर कोई नया और बहुत बड़ा खिलाड़ी पैदा हो गया है, जो उसके इस विशाल एम्पायर को जड़ से खत्म कर देना चाहता है। और ये चीज रुद्राक्ष किसी भी कीमत पर नहीं होने दे सकता। उसने अपनी उंगलियों को मेज पर टेप करते हुए एक गहरी सांस ली और अंधेरे में घूरते हुए धीरे से फुसफुसाया, जिसने भी ये किया है, whoever it was, damn it professional। उसी भारी सन्नाटे के बीच दरवाजे पर एक हल्का सा नॉक हुआ। कम इन। रुद्राक्ष ने अपनी ठंडी आवाज में कहा। दरवाजा खुला और अंदर आई अद्रिका। वही कॉन्फिडेंस चार, डार्क नेवी ब्लू रंग के प्रोफेशनल कपड़ों में, उसका वही शांत चेहरा, जैसे उसे दुनिया की किसी भी बात या खौफ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो इस वक्त ऑफिस में पूरी तरह से एक प्रोफेशनल इंटर्न की तरह बर्ताव कर रही थी। उसने अपनी वो पागलपन और झल्ली वाली हरकतें इस कैबिन के बाहर ही छोड़ दी थी। वो सीधे रुद्राक्ष की डेस्क के पास आई और एक परफेक्ट प्रोफेशनल टोन में बोली, सर, आपने मुझे बुलाया। उसकी आवाज सुनकर रुद्राक्ष ने अपना सिर उठाया। वो कुछ पलों तक बस उसकी उन गहरी आंखों को बहुत ही खामोशी से ऑब्जर्व करता रहा। उसके मास्टरमाइंड दिमाग में एक उलझन सी चल रही थी। कुछ तो है इस लड़की में, रुद्राक्ष ने मन ही मन खुद से कहा। कुछ तो ऐसा है जो मेरी बनाई हुई परफेक्शन और खौफ की इन मजबूत दीवारों को बहुत ही खामोशी से धीरे धीरे तोड़ रहा है। उसे इस लड़की की ये अचानक बदली हुई फितरत बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। कुछ ही दिन पहले तक ये लड़की एक पागल फैन की तरह हरकतें कर रही थी। उसके पीछे साई की तरह हाथ धोकर पीछे पड़ी थी। लेकिन उस पुलिस लॉकअप से बाहर आते ही ये अचानक से पूरी तरह प्रोफेशनल कैसे हो गई? क्या सच में उस अंधेरी काल कोठरी ने इसे डरा दिया था, या फिर बात कुछ और ही थी? रुद्राक्ष को अब इस लड़की में दो चेहरे नजर आने लगे थे। एक वो मासूम चेहरा जो ये पूरी दुनिया के सामने दिखाती थी, और एक वो डार्क चेहरा जो ये दुनिया से छुपा रही थी। पर ऐसा क्यों था, ये वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। तभी वो अपने इन ख्यालों से बाहर आया और अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए कड़क आवाज में बोला, मिस मेहरा, मीटिंग की फाइल्स रेडी है? ऑफ कोर्स सर। अद्रिका ने एक हल्की सी प्रोफेशनल स्माइल दी और वो भारी फाइल्स रुद्राक्ष के ठीक सामने रख दी। फिर वो थोड़ा सा रुकी और रुद्राक्ष की आंखों में सीधा देखते हुए बड़े आराम से बोली, वैसे आज आप अनयूजुअली कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रहे हैं। क्या हुआ? किसी ने आपका इतना बड़ा एम्पायर चुरा लिया क्या? ये बोलते हुए उसकी एक बेहद हल्की और रहस्यमय सी स्माइल पास की। अब वो रुद्राक्ष के पीछे पागलों की तरह नहीं भागती थी, लेकिन कभी कभी अपनी बातों ही बातों में ऐसे साइकोलॉजिकल वार कर जाती थी जो सीधे निशाने पर लगते थे। उसकी ये बेखौफ बात सुनते ही रुद्राक्ष का पारा चढ़ने लगा। उसने अपनी ठंडी आंखों से अद्रिका को घूरा और बोला, तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में कोई पैदा हुआ है जो रुद्राक्ष रायजादा का एम्पायर चुरा सकता है? लगता नहीं। अद्रिका ने बिना पलक झपकाए बहुत ही हल्के लेकिन डार्क लहजे में जवाब दिया। ट्राई तो कर रहा है ना शायद वो। और ये बोलते ही उसने अपने चेहरे पर एक ऐसी कातिलाना और गहरी स्माइल पास की जैसे वो रुद्राक्ष का कोई बहुत ही खौफनाक राज जानती हो।
उसकी इस मुस्कान को देखकर रुद्राक्ष के माथे पर एक पल के लिए गहरी लकीरें खिंच गई। वो एक पल को सुन रह गया। अद्रिका के इस कैजुअली बोले गए डायलॉग ने उसे अंदर तक चौंका दिया था। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। क्या इसे कुछ पता है? रुद्राक्ष अपनी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे चलकर अद्रिका के बिल्कुल पास आ गया। उसकी आवाज में एक जानलेवा शक था। तुम्हें कैसे पता कि कोई ट्राई कर रहा है? तुमने ये चीज इतने कॉन्फिडेंस से ऐसे क्यों बोली? वो उसे अपनी शिकारी नजरों से स्कैन करने लगा। अद्रिका जरा भी पीछे नहीं हटी। वो हल्की सी मुस्कुराई और उसकी बात का पूरा बेबाकी से जवाब देते हुए बोली, सर, न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ मैं, और इंसानों के चेहरे पर लिखी स्टोरीज पढ़ना तो मेरी पुरानी हॉबी है। ये बात तो मैंने आपको पहले ही बताई थी। उसने अपनी बात को जारी रखते हुए एक तंज कसा। आपके बारे में छोटी सी छोटी न्यूज भी न्यूज़पेपर की मोटी मोटी हेडलाइंस में छप जाती है। मुझे क्या, इस बारे में तो पूरे ऑफिस स्टाफ को पता है कि कोई आपका बहुत बड़ा दुश्मन आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है और वो आपका ये चमचमाता एम्पायर आपसे छीन लेना चाहता है। ये बोलकर उसने बहुत ही मासूमियत से अपने दांत दिखा दिए, लेकिन उस मासूमियत के पीछे एक बहुत बड़ा माइंड गेम चल रहा था। वो रुद्राक्ष की टेबल पर अपने दोनों हाथ टिकाए हुए थोड़े आगे की तरफ झुकी और बिल्कुल धीमी आवाज में बोली, वैसे भी सर, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन आज कुछ ज्यादा ही रेस्टलेस लग रहे हैं। क्या बात है सर, रात को नींद नहीं आई क्या? अद्रिका की इतनी बेबाक हिम्मत देखकर रुद्राक्ष का दिल एक पल के लिए तेजी से धड़कने लगा, पर उसने अपने चेहरे के भावों को बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा बनाए रखा। उसने अद्रिका की आंखों में घूरते हुए एक खौफनाक वार्निंग के अंदाज में कहा, मिस मेहरा, इस कंपनी में तुम्हारा काम सिर्फ फाइल सबमिट करना है, मेरा साइको एनालिसिस करना नहीं, समझी तुम? अद्रिका पलटी। उसने कैबिन के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन फिर रुककर रुद्राक्ष की तरफ देखा और एक हल्की सी हंसी के साथ बोली, पर सर, अगर इंसान को सिर्फ काम ही करना होता तो हम सब इंसान नहीं मशीन होते। और वैसे भी अपने बॉस का हालचाल पूछ लेना या उनके काम आना कोई गलत बात तो है नहीं। तुम बस अपने काम से काम रखो, समझी तुम? रुद्राक्ष अब लिटरली गुस्से में फुफकार रहा था। मेरी पर्सनल लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो, वरना बहुत बुरा पछताओगी। और अब जाओ, जाकर अपना काम करो। उसकी ये खौफनाक और जहरीली वार्निंग सुनते ही अद्रिका ने बिना एक भी लफ्ज आगे कहे एक हल्की सी मुस्कान दी और मुड़कर खामोशी से उस डार्क कैबिन के बाहर चली गई। वहीं रुद्राक्ष अपने कैबिन की शांति में बैठा उस फाइल को खोलता है। पेज पर अद्रिका की हैंडराइटिंग बिल्कुल सलीके से अलाइट थी। उसके बनाए गए नोट्स बेहद शार्प और पॉइंट टू पॉइंट थे, लेकिन जैसे ही उसने फाइल का अगला पत्ता पलटा, बीच में से एक मुड़ा हुआ सफेद पेपर निकलकर उसके डेस्क पर गिरा। रुद्राक्ष ने अपनी बोहे सिकुड़ी और उस पेपर को खोलकर पढ़ा। उस पर उसी की हैंडराइटिंग में सिर्फ 2 लाइनें लिखी थी, परफेक्शन डजंट मेक यू पावरफुल, वनरेबिलिटी डस। परफेक्शन इंसान को ताकतवर नहीं बनाता, बल्कि उसकी कमजोरियां उसे खौफनाक बनाती है। उस पर्ची के नीचे कोई नाम नहीं था, कोई सिग्नेचर नहीं था, बस वही साफ और खूबसूरत हैंडराइटिंग थी जो उसने अभी अभी अद्रिका की पूरी रिपोर्ट में देखी थी। रुद्राक्ष के सख्त होठों पर अनजाने में ही एक हल्की सी लेकिन बेहद शार्प मुस्कान आ गई। इंटरेस्टिंग, उसने उस पर्ची को अपनी उंगलियों में घुसाते हुए फुसफुसा कर कहा। वो मास्टरमाइंड बहुत अच्छे से जानता था कि कोई उसके दिमाग के साथ साइकोलॉजिकल माइंड गेम्स खेल रहा है। कोई उसके दिमाग को पढ़ने की, उसे डिसेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और ये बात उसे अंदर ही अंदर बुरी तरह इरिटेट भी कर रही थी और एक अजीब से पागलपन के साथ इंटरेस्टिंग भी लग रही थी। वो जानना चाहता था कि आखिर उसका ये नया दुश्मन, ये पपेटियर, उसे कितनी गहराई तक जानने की कोशिश कर रहा है। रात का वक्त, रुद्राक्ष का पेंट हाउस बाहर मुंबई शहर में भयंकर बारिश का मौसम था और बारिश की मोटी मोटी बूंदें तेज हवाओं के साथ गिरना स्टार्ट हो चुकी थी। रुद्राक्ष अपने आलीशान पेंट हाउस की डार्क बालकनी में खड़ा था। उसके हाथ में पकड़े महंगे क्रिस्टल ग्लास की विस्की में पड़ी आइस पूरी तरह घुल चुकी थी। नीचे पूरा मुंबई शहर ग्रीन और नियॉन लाइट से चमक रहा था।
इतनी तेज बारिश के मौसम में भी गाड़ियां सड़कों पर रेंग रही थी। बारिश से भीगी उस काली सड़कों पर कोई भी अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले रुकने को तैयार नहीं था। रुद्राक्ष बालकनी की ठंडी रेलिंग पर आगे की तरफ झुका हुआ था। उसे अब भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतनी आसानी से और इतने परफेक्ट तरीके से उसकी अंडरग्राउंड सप्लाई चेन को हिट कर सकता है। उसने विस्की का एक घूंट लिया और धीरे से अंधेरे में घूरते हुए बोला, हु द हेल इज शी? उसका चीफ बॉडीगार्ड आर्यन खामोशी से उसके ठीक पीछे खड़ा था। सर, हमारी सारी रिपोर्ट्स कंफर्म है। वो अटैकर एक वुमन थी, पूरी तरह मास्क और डेंजरस लेवल तक ट्रेंड। उसने पूरे सबूत मिटाने के लिए उस पूरी बिल्डिंग को ही ब्लास्ट कर दिया। नो एविडेंस लेफ्ट। रुद्राक्ष छकते हुए पलटा। उसकी आंखों में एक खौफनाक गुस्सा था। फाइंड हर विद इन 48 आवर्स। मुझे उस लड़की का नाम चाहिए आर्यन। आखिर कौन है वो लड़की जिसके अंदर रुद्राक्ष शहजादा से टकराने की जरूरत आ गई? मैं भी तो देखूं कि आखिर किसके अंदर मौत से खेलने की इतनी हिम्मत आ गई है जो मेरा एम्पायर बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। आर्यन ने अपना सिर हल्का सा झुकाया और कांपती हुई आवाज में बोला, सर, लोग अंडरवर्ल्ड में उसे सिर्फ एक ही नाम से जानते हैं। कौन सा नाम? रुद्राक्ष ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए पूछा। पैंथम। वो नाम सुनते ही रुद्राक्ष जैसे अपनी जगह पर फ्रीज हो गया। उसने अपना विस्की का गिलास तुरंत पास रखी कांच की टेबल पर रख दिया। पैंथम। वो धीरे से इस नाम को चबाते हुए बोला, ये नाम सुना है मैंने। डार्क वेव की दुनिया में एक घोस्ट जैसी हो हैकर, एक रूथलेस असासिन। कोई नहीं जानता कि वो कोई रियल इंसान है या सिर्फ लोगों के दिमाग का कोई फिक्शन। आर्यन ने घबराते हुए जवाब दिया, सर, वो पूरी तरह रियल है और हद से ज्यादा डेंजरस भी। आपको तो याद होगा ना, उसने पहले उस आदमी को खौफनाक दर्द देकर जिंदा छोड़ा ताकि वो हम तक मौत का पैगाम पहुंचा सके, और फिर बाद में उसी आदमी को उसी बिल्डिंग के अंदर ब्लास्ट कर दिया। पता नहीं सर, वो कितनी भयंकर साइको लड़की है। वो माइंड गेम्स खेलती है। रुद्राक्ष ने वापस बालकनी से नीचे उस भीगते हुए शहर को देखा, पर अजीब बात ये थी कि आज उस खूंखार माफिया के चेहरे पर अपने अनपायर के छिन जाने का डर नहीं था, बल्कि एक डार्क कैजुअलिटी थी। इंटरेस्टिंग। वो एक खौफनाक मुस्कान के साथ बुदबुदाया, सालों बाद फाइनली मुझे कोई टक्कर का चैलेंज मिला है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर उस डार्क शैडो के अंदर कितनी काबिलियत है और वो मेरे इस एम्पायर से टकराने की कितनी हिम्मत रखती है। वही एक सीक्रेट अपार्टमेंट में एक डार्क कमरे में एक लड़की बड़े से आईने के सामने खड़ी थी। ये कोई और नहीं बल्कि शहर का सबसे बड़ा खौफ पैंथम थी। उसने आईने में उसके डार्क रिफ्लेक्शन को देखा। डार्क नेवी ब्लू कलर की हुडी, काले लेदर ग्लव्स और चेहरे पर वो खौफनाक मास्क। इस वक्त वो ऊपर से नीचे तक मौत के काले लिबास में लिपटी हुई थी। उसने अपनी उन गहरी आंखों से आईने में देखते हुए खुद से एक बेहद शातिर और ठंडी आवाज में कहा, रुद्राक्ष शहजादा, तुम्हें लगता है कि तुम इस दुनिया के सारे कार्ड्स अकेले कंट्रोल करते हो, पर तुम्हें अंदाजा नहीं है कि अब ये पूरा डेक मेरा है और इस गेम की मास्टरमाइंड अब मैं हूँ। वो मुड़ी और उसने अपनी मेज पर रखे हाई टेक टैबलेट पर अपने ब्लैक ग्लव्स वाले हाथों से कुछ एनक्रिप्टेड कोड्स एंटर किए। अगले ही सेकंड स्क्रीन पर रुद्राक्ष की कंपनी के मेन सर्विस का पूरा मैप खुल गया। तुम्हारा वो घिनौना और असली चेहरा मैं इस पूरी दुनिया के सामने नंगा करके रख दूंगी। उसने स्क्रीन को घूरते हुए कहा, मुझे उस वक्त का बेबसी से इंतजार है जब तुम्हारे इस आलीशान एम्पायर और तुम्हारे झूठ का पूरी तरह से पर्दाफाश होगा। तभी उसकी कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच वाइब्रेट हुई। स्क्रीन पर उसकी टीम का एक सीक्रेट मैसेज फ्लैश हुआ, पैंथम मिशन 2 क्लियरली, टारगेट कंफर्म्ड, रायजादा हेडक्वार्टर। उस मैसेज को पढ़ते ही उसके चेहरे पर एक बेहद कातिलाना मुस्कान तैर गई। परफेक्ट, अब ये साइकोलॉजिकल खेल और भी ज्यादा मजेदार होगा।
अगली सुबह रायजादा कॉरपोरेशन कंपनी के उस शानदार और विशाल कॉन्फ्रेंस रूम में बोर्ड के सारे अहम लोग बैठे हुए थे। अद्रिका बड़ी सी स्क्रीन पर अपने लैपटॉप से प्रेजेंटेशन चला रही थी। आज वो बिल्कुल काम और कॉन्फिडेंस थी, बिल्कुल एक परफेक्शनिस्ट की तरह, जैसे उसे इस कमरे में पूछे जाने हर एक सवाल का जवाब पहले से ही पता हो। रुद्राक्ष ठीक उसके सामने वाली मेन चेयर पर बैठा था। उसने अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड किए हुए थे। उसकी चील जैसी तेज नजरें उस बड़ी सी स्क्रीन पर नहीं बल्कि लगातार अद्रिका के चेहरे पर गड़ी हुई थी। सर, अगर हम इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो ये प्रोजेक्ट अगले ही क्वार्टर्स में कंपनी की मार्केट वैल्यू को डबल कर सकता है। अद्रिका पूरी ऑथोरिटी के साथ बोल रही थी। मानती हूँ कि इसमें रिस्क है, बट ये एक पूरी तरह से कैलकुलेटेड रिस्क है। अचानक रुद्राक्ष अपनी भारी आवाज में बीच में ही बोल पड़ा। तुम्हें रिस्क लेना बहुत पसंद है, मिस मेहरा। रुद्राक्ष की इस सीधी और पर्सनल बात से पूरा कॉन्फ्रेंस रूम एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। अद्रिका ने स्क्रीन से अपनी नजरें हटाई, सीधा रुद्राक्ष की खौफनाक आंखों में देखा और एक प्यारी सी स्माइल देते हुए बोली, सर, अगर जिंदगी में रिस्क नहीं लेंगे तो फिर जिएंगे कैसे? वैसे भी आज तक हिस्ट्री में जो भी लोग टॉप पर पहुंचकर कामयाब हुए हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में कोई ना कोई बड़ा रिस्क जरूर लिया है। तो मुझे लगता है कि इस गेम में रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है। कमरे में सुई गिरने जितनी खामोशी छा गई। सब लोग सहमे हुए उन दोनों को देख रहे थे। अद्रिका ने अपनी उस स्माइल को बरकरार रखते हुए आगे समझाना शुरू किया। बिजनेस हो या फिर रियल लाइफ, कंट्रोल्स सिर्फ एक इल्यूजन होता है सर, एक छलावा। कोई भी परफेक्ट प्लान एक सेकंड के अंदर ताश के पत्तों की तरह फेल हो सकता है। बस डिफरेंस ये होता है कि कोई उस सिचुएशन से डरकर पीछे हट जाता है और कोई मास्टरमाइंड बनकर वो गेम खेलता है। ये डार्क साइकोलॉजी सुनकर रुद्राक्ष ने अपनी कुर्सी पर आगे की तरफ झुकते हुए एक बेहद धीमी और खतरनाक आवाज में पूछा, और तुम कौन सी कैटेगरी में आती हो? अद्रिका ने अपने होठों को हल्के से दबाया, अपनी आंखों में एक नटखट और शातिर चमक लाई और रुद्राक्ष की तरफ थोड़ा सा झुककर बोली, गैस करके देखिए मिस्टर रायजादा। लेकिन अगले ही सेकंड उसने अपने एक्सप्रेशन बदले और बहुत ही मासूमियत से अपनी जीभ दांतों तले दबाते हुए बोली, ओह, आई एम सो सॉरी सर, मेरा मतलब था, आप खुद ही देख लीजिए। वो पल भर के लिए बस उसे खामोशी से देखता रह गया। उसकी उन गहरी आंखों में आज एक अलग ही खामोशी सी आग थी। वो आग नफरत की नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसा गहरा और अनजाना सा था जो रुद्राक्ष जैसे पत्थर दिल इंसान को भी अंदर तक झकझोर देता था। और यही चीज रुद्राक्ष के उस शार्प और कैलकुलेटेड दिमाग को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। वो खुद से लड़ रहा था और समझाना चाहता था कि इस लड़की की ये गहरी आंखें सच बोलती है या इसके ये मासूम से मुस्कुराते हुए होठ। पर सच तो यही था कि अंडरवर्ल्ड और बिजनेस का इतना खूंखार और टैलेंटेड मास्टरमाइंड भी आज इस मामूली सी झल्ली और पागल लड़की के इस माइंड गेम को डिकोड नहीं कर पा रहा था। उस रात रुद्राक्ष खुद को शांत करने के लिए देर तक ऑफिस में रुक गया। जब पूरा ऑफिस खाली हो गया तो वो लिफ्ट से सीधे 56वीं मंजिल के रूफटॉप की तरफ चला गया। वहां हवा बहुत तेज थी और आसमान में काले डरावने बादल पूरी तरह से घिर आए थे। वो रूफटॉप की ग्लास रेलिंग पर अपने दोनों हाथ रखे नीचे उस भागते हुए शहर को देख रहा था। तभी हवा के एक तेज झोंके के साथ उसे पीछे से उसी परफ्यूम की एक बहुत ही जानी पहचानी और हल्की सी खुशबू महसूस हुई। बिल्कुल वही खुशबू जो हर बार अद्रिका के पास से आती थी। रुद्राक्ष का दिमाग एक पल के लिए ठनक गया। उसे समझ नहीं आया कि इस वक्त इतनी रात को वो लड़की यहाँ रूफटॉप पर क्या कर रही होगी। ये सोचकर वो तुरंत झटके से पीछे पलटा और जैसे ही वो पलटा वो सच में हैरान रह गया, क्योंकि उसके अंदाजे के बिल्कुल मुताबिक पीछे अंधेरे में वही लड़की खड़ी थी। वो कोई और नहीं बल्कि अद्रिका ही थी। रुद्राक्ष ने अपनी आंखों में एक गहरी हैरानी और शक के साथ पूछा,
तुम तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? अद्रिका ने हवा में उड़ते हुए अपने बालों को चेहरे से हटाया और बहुत ही रिलैक्स लहजे में बोली, सर, मेरा आज का सारा काम खत्म हो गया था और वैसे भी अब घर जाने का टाइम तो हो ही गया था ना, तो सोचा जाने से पहले रूफ टॉप पर आकर थोड़ी ताजा हवा ले लूं। नीचे उस घुटन भरे फ्लोर पर दिमाग एकदम ब्लॉक हो जाता है। रुद्राक्ष के होठों पर एक बहुत ही शार्प और ठंडी मुस्कान आई। वो एक कदम आगे बढ़ा और बोला, हवा? या फिर यह अंधेरे में किसी से छुपने या किसी से बचने के लिए आई हो? अद्रिका वहीं अपनी जगह पर डटी रही। उसने अपनी नजरें बिल्कुल रुद्राक्ष के आंखों में गाड़ी और पूरी एटीट्यूड से पलटी। आपको क्या लगता है मिस्टर रायजादा कि मैं किसी से डरती हूँ? जो मुझे ऐसे किसी से छुपने की या बचने की जरूरत पड़ेगी? रुद्राक्ष अपने भारी कदमों से उसके और करीब आया। अब उसके बीच का फासला बहुत कम था। उसने अपनी खुरदरी और डेंजरस आवाज में कहा, इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी चीज से जरूर डरता है मिस मेहरा। डरना इंसानी फितरत है। अद्रिका जरा भी पीछे नहीं हटी, बल्कि उसने अपना सिर हल्का सा उठाया और एक खौफनाक गहराई के साथ बोली, मे बी, हो सकता है, आप सही कह रहे हो, पर आपको पता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने उसी खौफनाक डर से इतनी गहरी दोस्ती कर लेते हैं कि फिर दुनिया का कोई खौफ उन्हें डरा ही नहीं सकता। रुद्राक्ष बस खामोशी से उसकी उन निडर आंखों की तरफ देखता रहा। तभी आसमान से तेज हवाओं के साथ हल्की हल्की बारिश की बूंदें रूफ टॉप पर गिरने लगी। वो ठंडी बूंदें अद्रिका के चेहरे और कपड़ों को भिगो रही थी। उसके बाल धीरे धीरे गीले हो रहे थे, पर वो अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिली। वो बिल्कुल एक स्टैचू की तरह बिना पलक झपकाए रुद्राक्ष की आंखों में देखती रही। रुद्राक्ष ने उस बारिश के शोर के बीच अपनी आवाज को थोड़ा धीमा करते हुए कहा, तुम जानती हो, तुम्हारे अंदर कुछ तो ऐसा है जो। वो अचानक बोलते बोलते रुक गया। वो मास्टरमाइंड आज खुद नहीं समझ पा रहा था कि वो इस लड़की से आखिर क्या कहना चाहता था। उसके अल्फाज गले में अटक गए थे। अद्रिका ने बारिश की बूंदों के बीच एक बेहद धीमी लेकिन शातिर मुस्कान के साथ उसके इस अधूरे वाक्य को पूरा किया, जो सर को पूरी तरह डिस्टर्ब कर रहा है। एम आई राइट? उसकी ये बेबाक बात रुद्राक्ष के ईगो पर सीधे वार कर गई। वो पीछे पलटा और अपनी उसी पुरानी खौफनाक और कोल्ड टोन में बोला, तुम्हारा ये पागलपन और तुम्हारे ये ओवर कॉन्फिडेंस, याद रखना, एक ना एक दिन तुम्हें बहुत बुरी तरह नीचे गिरा देगा मिस मेहरा। अद्रिका ने जाने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन वापस मुड़कर अपनी उसी कातिलाना स्माइल के साथ जवाब दिया, या फिर हो सकता है मेरी यही करेज और मेरी यही जिद मुझे इस दुनिया से सबसे ऊपर उठाएगी सर। और ये डायलॉग बोलकर अद्रिका ने जाने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि तभी अचानक से गिरते बारिश की बूंदें और तेज हो गई। उसने महसूस किया कि उसका चेहरा गीला हो गया है। वो एक पल के लिए रुकी, अपनी आंखों को बंद किया और उन बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। उसका वो प्रोफेशनल वाला मुखौटा उस पल के लिए पूरी तरह गिर गया था। वो वापस पलटी। उसके बाल अब भीग चुके थे और उसकी आंखों में वही बचपन वाली मासूमियत तैर रही थी जो उसने सालों से छुपा कर रखी थी। वो रुद्राक्ष की तरफ देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। सर, जिंदगी में सिर्फ भागना ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी बस ये बारिश की बूंदें महसूस करना भी जरूरी होता है। रुद्राक्ष अपनी जगह पर सतत खड़ा था। वो जिसे एक खतरनाक पहेली समझ रहा था, वो अभी एक छोटी बच्ची की तरह बारिश में झूम रही थी। उसने उसे घुमाते हुए देखा। वो गोल गोल घूम रही थी, अपने हाथ फैलाए हुए, जैसे वो पूरी दुनिया को अपनी बाहों में सपेट लेना चाहती हो। रुद्राक्ष ने अपनी आवाज को सख्त रखने की कोशिश की। ये पागलपन है अद्रिका, तुम बीमार पड़ जाओगे, अंदर चलो। अद्रिका रुकी। उसके बाल उसके चेहरे पर चिपके थे, जो उसे और भी ज्यादा प्यारा बना रहे थे। उसने रुद्राक्ष की और हाथ बढ़ाया। बीमारी से ज्यादा डर तो मुझे इस बात से है कि आप अपनी लाइफ का ये खूबसूरत पल भी मिस कर देंगे। सर, जरा सोचिए, आखिरी बार कब आपने बिना किसी फिक्र के खुलकर सांस ली थी? आज, बस आज अपने इस रायजादा वाले रुतबे को एक तरफ रख दीजिए। रुद्राक्ष ने अपने हाथ की तरफ देखा। उसकी उंगलियां कांप रही थी। वो उस लड़की की मासूमियत के सामने अपना डिफेंस गिरा नहीं पा रहा था।
रुद्राक्ष का पूरा शरीर किसी पत्थर की तरह सख्त हो गया। उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींचना चाहा। मैंने कहा ना, मैं डांस नहीं करना चाहता मिस मेहरा। उसकी आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी और एक ऐसी खतरनाक चेतावनी थी जिसे सुनकर कोई भी इंसान कांप जाए। उसका ईगो और उसका कंट्रोल दोनों इस वक्त बगावत कर रहे थे। वो इस तरह किसी के सामने कमजोर या बेपरवाह नहीं दिखना चाहता था, लेकिन अद्रिका वो कहाँ मानने वाली थी। उसने रुद्राक्ष का हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उसकी आंखों में एक बार कोई खौफनाक चैलेंज या नफरत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी अजीब सी जिद्दी कोमलता थी जिसने रुद्राक्ष के उस पत्थर दिल पर सीधा वार किया। उसने रुद्राक्ष का हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से उसे खींचते हुए रूफटॉप के बिल्कुल सेंटर में ले आई, जहां बारिश की बूंदें सीधे उनके चेहरों पर गिर रही थी। डांस करने के लिए किसी बड़े से स्टेज या परफेक्ट रूल्स की जरूरत नहीं होती सर, अद्रिका ने बिल्कुल उसके चेहरे के करीब आकर कहा। उसकी गर्म सांसें बारिश की उस ठंडक में रुद्राक्ष के चेहरे से टकरा रही थी। बस एक पल चाहिए और एक ऐसा पार्टनर जो आपको गिरने ना दे। क्यों मिस्टर रायजादा, गालियों और मौत से तो आपको जरा भी खौफ नहीं आता, पर आज बारिश की इन चंद बूंदों और इस लड़की का हाथ थामने से आपको इतना डर लग रहा है। डर शब्द सुनते ही रुद्राक्ष का जबड़ा कस गया। उसका दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि इस लड़की को धक्के मारकर खुद से दूर कर दे, वापस अपने उस डार्क और खौफनाक खौल में चला जाए। लेकिन ना जाने क्यों उसके हाथ नहीं उठे। अद्रिका के छुअन में एक ऐसी गर्माहट थी जो उसके अंदर के जमे हुए दर्द को पिघला रही थी। रुद्राक्ष ने एक बेहद गहरी और भारी सांस ली। उसका सारा गुस्सा, उसका वो शातिर शख्स, सब कुछ जैसे बारिश में इन बूंदों के साथ बहता हुआ महसूस हो रहा था। हार मानते हुए उसने बेहद हिचकिचाहट और कांपते हुए हाथों से अद्रिका की कमर को छू लिया। उनका डांस कोई परफेक्ट बॉलीवुड डांस नहीं था। वो बहुत ही धीमा, बेतरतीब और लगभग थमा हुआ सा था, लेकिन उस खामोशी में भी एक तूफान था। बारिश की वो रिमझिम आवाज उनके बीच का संगीत बन गई थी। रुद्राक्ष की आंखें अद्रिका के भीगे हुए चेहरे पर टिकी थी। उसका गला सूख रहा था। उसने बहुत ही धीमी और भारी आवाज में कहा, तुम बहुत अजीब हो। तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो। एक पल में तुम मुझे बर्बाद करने की, किसी की जान लेने की बात करती हो, और अगले ही पल तुम मुझे ये सब बेवकूफी करने पर मजबूर कर देती हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? अद्रिका ने अपना सिर धीरे से उसके चौड़े कंधे पर रख दिया। रुद्राक्ष का पूरा शरीर एक पल के लिए सिहर गया। वो पल वाकई किसी जादू या किसी मीठे जहर जैसा था। शायद इसलिए अद्रिका ने उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में हल्का सा बीचते हुए फुसफुसाया, क्योंकि मैं वो हूँ जो आप हमेशा से बनना चाहते थे, पर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए। आजाद, बिल्कुल बेफिक्र। आपने हमेशा खुद को एक खौफनाक पिंजरे में कैद रखा है सर। कभी होश खोकर देखिए, अच्छा लगता है। रुद्राक्ष ने उसके गीले बालों की उस छुअन को अपनी गर्दन पर महसूस किया। उसे अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा लगा कि ये इरिटेटिंग लड़की उसके दिल की उस धड़कन को बदल रही है जिसे वो सालों पहले मार चुका था। उसका सारा कंट्रोल टूट रहा था। एक अजीब सी कशिश और बेचैनी के साथ उसने अद्रिका को अपनी तरफ थोड़ा और करीब खींच लिया, इतना करीब कि उनके बीच अब हवा गुजरने की भी जगह नहीं थी। अगर तुम सच में वो हो जो मुझे आज़ाद कर सकती है, रुद्राक्ष ने अपना चेहरा उसके कानों के बिल्कुल पास ले जाकर एक खतरनाक लेकिन दर्द भरी आवाज में फुसफुसाया, तो एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, अगर तुमने मुझे एक बार इस आज़ादी की आदत डाल दी तो मैं तुम्हें कभी वापस नहीं जाने दूंगा। तुम मेरी इस दुनिया में हमेशा के लिए कैद हो जाओगी। अद्रिका ने अपना सिर उठाया और मुस्कुराते हुए सीधा उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों की वो गहराई और सच्चाई रुद्राक्ष को अंदर तक चीर रही थी। आज़ादी की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है बॉस, क्या आप वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? जैसे ही उसने ये कहा, आसमान में एक बहुत ही जोर की बिजली कड़की और पूरे रूफटॉप पर तेज रोशनी फैल गई। उस खौफनाक आवाज से रुद्राक्ष का ध्यान एक पल के लिए भटका, और जब उसने पलकें झपकाकर वापस देखा तो वो जादू टूट चुका था। अद्रिका अब उसकी बाहों से निकलकर उससे एक कदम दूर खड़ी थी। वो बारिश में भीगते हुए खिलखिलाकर हंस रही थी, लेकिन अगले ही सेकंड उसके चेहरे की वो मासूमियत फिर से एक
मिस्टीरियस और शातिर चमक में बदल गई। आज के लिए इतना काफी है सर, वरना आपको सच में मेरी आदत पड़ जाएगी और वो आपके इस एम्पायर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वो पूरे एटीट्यूड में पीछे मुड़ते हुए बोली। रुद्राक्ष बस सुन होकर उसे जाते हुए देखता रह गया। वो उस तेज बारिश में बिल्कुल अकेला खड़ा था, पर आज उसका दिल पहली बार शक या गुस्से से डिस्टर्ब नहीं था। आज सालों बाद वो पत्थर दिल इंसान सच में कुछ महसूस कर रहा था। अद्रिका ने आज उसके अंदर जो भी अजीब सी बेचैनी बिया थी, वो अब बहुत तेजी से पनपने लगा था। वो शातिर लगी बहुत अच्छे से जानती थी कि आज उसने दुनिया के सबसे खूंखार इंसान रुद्राक्ष रायजादा के उस मजबूत लोहे के कवर में एक छेद कर दिया है और अब उसे उसी छेद से सीधा उसके दिल और उसके राज तक पहुंचना था। वो लिफ्ट से नीचे गई, अपनी ब्लैक बुलेट स्टार्ट की और रात के उस खौफनाक अंधेरे में धूल उड़ाती हुई हमेशा की तरह गायब हो गई। रुद्राक्ष अभी भी वही रूफटॉप पर अकेला खड़ा था। तेज बारिश की ठंडी बूंदें उसे लगातार भिगो रही थी, लेकिन उसे अब सर्दी नहीं लग रही थी। उसके सीने में एक अजीब सी आग जल रही थी। उसके मास्टरमाइंड दिमाग में बस एक ही ख्याल किसी हथौड़े की तरह बज रहा था। अद्रिका, तुम आखिर क्या हो, मेरी मौत या मेरी जिंदगी? अगली सुबह रनावत एंटरप्राइज में ऑफिस के फ्लोर पर आज की सुबह का नज़ारा किसी हॉलीवुड की स्पाई थ्रिलर फिल्म की तरह से कम नहीं था। अद्रिका दबे पांव एक बड़ी सी फाइल से अपना आधा चेहरा छुपाए हुए अपने डेस्क की तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल में कल वाला वो बेखौफ स्वैग बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो ऐसे छुप छुप कर चल रही थी जैसे उसने कोई बैंक लूटा हो। हे भगवान, कल रात में कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हीरोइन बन रही थी ना। वो डेस्क के नीचे छुपकर अपना लैपटॉप ऑन करते हुए खुद से बुदबुदाई। डांस करने के लिए स्टेज नहीं चाहिए, आ गया था ना बड़ा ज्ञान देने का चक्कर। अब भुगतो अद्रिका, वो मिस्टर अकड़ू आज पक्का मुझे कच्चा चबा जाएगा। कल रात जो मैंने उसे अपनी उंगलियों पर नचा दिया, पर आज पक्का वो मुझे नौकरी से और इस दुनिया से दोनों से फायर कर देगा। वो बार बार अपनी गर्दन घुमाकर रुद्राक्ष के डार्क कैबिन की तरफ देख रही थी कि कहीं वो खूंखार मॉन्स्टर बाहर ना आ जाए। आज उसका मकसद सिर्फ एक था कि रुद्राक्ष रायजादा का नजरों से 100 किलोमीटर दूर रहना। वही रुद्राक्ष का कैबिन, खौफ और कंफ्यूजन का तूफान। उधर कैबिन के अंदर रुद्राक्ष का हाल किसी ज्वालामुखी जैसा था जो फटने वाला तो था, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वो किस दिशा में फटेगा। वो अपनी लेदर चेयर पर बैठा था, लेकिन उसका ध्यान काम पर 1% भी नहीं था। उसके दिमाग में बार बार बस कल रात का वही नज़ारा रिपीट मोड पर चल रहा था। रूफटॉप, तेज बारिश, अद्रिका का वो भीगा हुआ मासूम चेहरा और उसके हाथ की वो छुअन जिसने उसके जमे हुए दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी। एक मामूली सी इंटर्न ने रुद्राक्ष रायजादा को अपने इशारों पर नचा दिया। उसका ईगो बुरी तरह फुफक रहा था। उसे अद्रिका पर भयंकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसी गुस्से के पीछे एक बहुत ही अजीब सा डार्क अटैचमेंट और कशिश भी थी जो उसे पागल कर रही थी। वो उस लड़की को देखना चाहता था, उसकी वो बकवास सुनना चाहता था। उसने झटके से अपने इंटरकॉम का बटन दबाया। आरव, मिस मेहरा को तुरंत मेरे कैबिन में भेजो। बाहर बैठे आरव ने तुरंत घबराते हुए जवाब दिया, यस बॉस, अभी भेजता हूँ। लेकिन 2 सेकंड बाद ही रुद्राक्ष का ईगो बीच में आ गया। नहीं, मैं उसे बुलाकर ये साबित नहीं कर सकता कि मुझे उसकी फिक्र है या मैं कल रात के बारे में सोच रहा हूँ। उसने फिर से बटन दबाया। कैंसिल डेप्ट, मत भेजो उसे, उसे अपना काम करने दो। आरव थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोला, ओके बॉस। ठीक 5 मिनट बाद रुद्राक्ष फिर से बेचैन हो गया। वो कैबिन के शेर की तरह चक्कर काटने लगा। उसने फिर इंटरकॉम दबाया। आरव, वो अभी तक आई क्यों नहीं? मैंने कहा था ना उसे अंदर भेजो। आरव की सिट्टी पिटी गुम हो गई। सर, पर आपने ही तो अभी कैंसिल करने को कहा था। रुद्राक्ष की आंखें गुस्से से लाल हो गई। जस्ट सेंड हर, अभी के अभी। पर उंगली हटाते ही उसे फिर लगा कि वो कुछ ज्यादा ही डेस्परेट लग रहा है। उसने तुरंत वापस बटन दबाया। वेट, नो, रहने दो। अगर उसे आना होगा तो वो खुद रिपोर्ट लेकर आएगी। अब बाहर बैठे बेचारे आरव की हालत रोने वाली हो गई थी।
उसका ब्लड प्रेशर हाई हो चुका था। वो कांपते हुए हाथों से अपनी फाइल पकड़कर सीधा रुद्राक्ष के कैबिन में घुस गया। बॉस, आरव की आवाज में लिटरली रोने वाला वाइब था। प्लीज आप एक बार फाइनल डिसाइड कर लीजिए कि करना क्या है। मेरी हार्ट रेट ऊपर नीचे हो रही है। मेरी अभी ईएमआई भी बाकी है सर। मुझे ऐसे हार्ट अटैक मत दीजिए। उसे बुलाना है या नहीं? रुद्राक्ष ने उसे अपनी ठंडी और कातिलाना आंखों से घूरा। तुम्हें मेरी बातों से हार्ट अटैक आ रहा है आरव? क्यों ना तुम अपना रजिस्ट्रेशन लेटर मेरे ऑफिस में दे दो। ये सुनते ही आरव ने तुरंत अपने मुंह पर जिप खींचने का इशारा किया और चुपचाप पीछे कदम बढ़ाते हुए कैबिन से भाग गया। वहीं इसी उथल पुथल में सारा दिन गुजर गया था। अद्रिका ऑफिस के सबसे कोने वाली कॉफी मशीन के पास खड़ी थी। उसने मशीन के पीछे खुद को ऐसे छुपाया हुआ था जैसे वो कोई खुफिया मिशन पर हो। थैंक्स गॉड, आज का आधा दिन तो निकल गया बिना उस अकड़ू का सामना किए। बस कुछ घंटे और फिर मैं सेफ हूँ। लेकिन तभी उसके ठीक पीछे एक बहुत ही भारी और खौफनाक साया आकर खड़ा हो गया। हवा में अचानक बर्फ जैसी ठंडक घुल गई और वही जानी पहचानी खुरदरी आवाज उसके कानों में गूंजी। ऑफिस में लुका छुपी खेलने का कोई नया शौक पाला है मिस मेहरा? अद्रिका के हाथ से कॉफी का कप गिरते गिरते बचा। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसने एक गहरी सांस ली, अपने चेहरे पर वापस वही कॉन्फिडेंस और बेबाक वाला मुखौटा पहना और धीरे से पीछे पलटी। रुद्राक्ष बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर कल रात वाली कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि आज वो वापस अपने उसी पुराने रुद्राक्ष शहजादा वाले खौफनाक अवतार में था। उसने अपने दोनों हाथ अपने पैंट की जेब में डाले हुए थे और उसकी चील जैसी नजरें अद्रिका के चेहरे के हर एक भाव को स्कैन कर रही थी। मैं लुका छुपी क्यों खेलूंगी सर? अद्रिका ने एक बनावटी लेकिन प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा। मैं तो बस कॉफी बना रही थी। काम का बहुत प्रेशर है ना आज, तो सोचा थोड़ा कैफीन ले लूं। रुद्राक्ष ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसने अपना एक हाथ अद्रिका के ठीक बगल वाली दीवार पर टिका दिया, जिससे वो दोनों के बीच पूरी तरह से ट्रैप हो गई। उनके बीच का फासला अब ना के मात्र था। कल रात जो तुम्हारी बातों में बहुत आग लग रही थी, रुद्राक्ष ने अपनी आवाज को बिल्कुल धीमा और खतरनाक करते हुए फुसफुसाया। आजादी की कीमत चुकानी पड़ती है सर। बड़े भारी डायलॉग मार रही थी तुम बारिश में। आज क्या हुआ? सुबह होते ही वो सारी हिम्मत धुल गई, या वो कीमत चुकाने से अब डर लग रहा है? अद्रिका का दिल जोर से धड़का, पर वो पैंथर थी। वो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी पलकी उठाई और रुद्राक्ष की आंखों में सीधा देखते हुए एक बेहद तेज और करारा जवाब दिया। मुझे कीमत चुकाने से डर नहीं लगता मिस्टर रायजादा। मुझे डर आपकी इन भयंकर मूड स्विंग से लगता है। कल रात आप बारिश में शाहरुख खान बनने की कोशिश कर रहे थे और आज सुबह होते ही वापस अमरीश पुरी वाले अवतार में आ गए। इंसान कंफ्यूज ना हो तो क्या करे? रुद्राक्ष इस हाजिर जवाबी पर एक पल के लिए सुन रह गया। उसे गुस्सा आना चाहिए था, पर अंदर ही अंदर उसे इस लड़की की इसी बेबाकी पर एक अजीब सा नशा महसूस हो रहा था। उसने अपना चेहरा अद्रिका के बिल्कुल करीब किया। उसकी आंखों में एक ऐसी डार्क कशिश थी जिससे बच पाना मुश्किल था। तुमने कल रात जो भी किया, उस गुस्ताखी के लिए मुझे तुम्हें उसी वक्त फायर कर देना चाहिए था। रुद्राक्ष की आवाज में अब एक अजीब सी भारीपन थी। लेकिन मैं तुम्हें फायर नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अपनी आंखों के बिल्कुल सामने रखूंगा, अपने करीब, ताकि मैं ये बहुत अच्छे से समझ सकूं कि कल रात जो तुमने किया वो तुम्हारा कोई मास्टर स्ट्रोक था या तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। अद्रिका ने अपने सांसों को कंट्रोल किया, एक बहुत ही शातिर और मिस्टीरियस स्माइल दी और धीरे से रुद्राक्ष के चेस्ट पर अपनी उंगली रखते हुए हल्का सा पीछे पुश करते हुए बोली, मास्टर स्ट्रोक हो या गलती, ये तो वक्त ही बताएगा सर। पर फिलहाल के लिए मेरी कॉफ़ी ठंडी हो रही है। एक्सक्यूज़ मी। और एक क्यूट सी आंख मारते हुए वो रुद्राक्ष के उस ट्रैप से बड़ी चालाकी से निकलकर अपनी डेस्क की तरफ बढ़ गई। रुद्राक्ष वहीं खड़ा रह गया। उसने दीवार से अपना हाथ हटाया और अद्रिका को जाते हुए देखता रहा। उसके होठों पर एक बहुत ही शार्प और खौफनाक मुस्कान आ गई। रात के 12 बज चुके थे। मुंबई की सड़कों पर इस वक्त सिर्फ एक ठंडी सर्द हवा चल रही थी
और कुछ हल्की हल्की पीली स्ट्रीट लाइट्स झलक रही थी। शहर की वो सड़कें जो दिन में कभी नहीं सोती थी, इस वक्त पूरी तरह सुनसान और बेजान पड़ी थी। दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इस भागते हुए शहर में किसी को भी इस बात की भनक नहीं थी कि शहर के सबसे बाहरी कोने में एक खंडहर जैसे दिखने वाली उस पुरानी और मनहूस बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर इस वक्त मौत के खौफनाक खेल की एक और अगली चाल चली जाने वाली थी। जहां एक तरफ इस पूरे शहर का हर इंसान गहरी नींद में सोया हुआ था, वहीं दूसरी तरफ इस खंडर जैसी बिल्डिंग में मौत के नए खेल का आगाज शुरू हो चुका था। यहाँ अगले शिकार की प्लानिंग शुरू हो चुकी थी, जिसके बारे में दूर दूर तक किसी को कोई खबर नहीं थी। अंदर के बेहद मध्यम सी आवाजें आ रही थी, किसी के हिलने डुलने की और रस्सियों के स्क्रीन रगड़ने यानी फ्रिक्शन की आवाज। एक आदमी कुर्सी से बहुत ही बेरहमी से बंधा हुआ था। उसके मुंह पर एक गंदा सा कपड़ा बंधा था और उसकी आंखों में खौफ का वो मंजर था जो मौत को सामने देखकर आता है। वो हर कुछ सेकंड बाद पागलों की तरह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब बेकार था। फर्श पर खून के कुछ पुराने सूखे छींटे पड़े थे, दीवारों की ईंटें टूटी हुई थी और हवा में एक अजीब सी नमी और सीलन भरी बदबू थी। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि इस खूनी खेल का अगला मोहरा था। अचानक एक आवाज उस खौफनाक सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। धीरे धीरे हील्स की टैपिंग्स सुनाई दी और आवाज धीरे धीरे पास आती गई, जिसे सुनकर उस आदमी की सांसें किसी इंजन की तरह तेज तेज चलने लगी। उसे इस वक्त हद से ज्यादा डर लग रहा था, पर वो बेबस था। वो चीखना चाहता था, यहाँ से भाग जाना चाहता था, पर उसे इतनी मजबूती से रस्सियों में जकड़ा गया था कि वो सिर्फ कांपने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी उस घने अंधेरे से एक खौफनाक आकृति बाहर आई। ब्लैक हुडी, ट्रैकिकल ग्लव्स और फेस कवर विद अ मेड ब्लैक मार्क्स। इस काले के लिबास में सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी, बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी, किसी खूंखार शिकारी जैसी आंखें। ऐसी आंखें जिन्हें देखकर मौत भी एक पल के लिए कांप उठे। ये आंखें बिना कोई हथियार उठाए ही अपने दुश्मन को अंदर तक कत्ल करने की हिम्मत रखती थी। वो बिल्कुल शांत और नपी तुली चाल से चलते हुए उस आदमी के सामने आकर रुकी। उसने अपने ग्लव्स वाले हाथ से सख्ती से उसकी ठोकी को पकड़ा और उसका चेहरा ऊपर की ओर मोड़ दिया। उसने अपनी उन ठंडी आंखों से उस आदमी की डरी हुई आंखों में सीधा झांका और फिर एक बेहद खुरदरी और डार्क आवाज में फुसफुसाई, स्कैर्ड, डर लग रहा है। और ये बोलकर वो अपनी उन शैतानी आंखों से उसे घूरने लगी। वो आदमी बुरी तरह कांपा। उसने कुछ कहना चाहा, गिड़गिड़ाना चाहा, लेकिन उसका मुंह बंधा हुआ था। वो थोड़ा और आगे झुकी। उसकी सांसें उस आदमी के चेहरे से टकरा रही थी। तुम्हें क्या लगता था मिस्टर खुराना कि तुम इतनी आसानी से बच जाओगे? तुमने मेरा नाम लेने की, मुझे अंडर एस्टिमेट करने की बहुत बड़ी गलती की। उसकी आवाज में जहर था। तुझे लगा था ना कि तेरा वो पावरफुल बॉस तुझे बचा लेगा और मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगी। ये तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है कीड़े। शायद तू भूल गया कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने तेरे उस खास साथी का क्या हर्ष किया था। पूरा का पूरा सर्वनाश कर दिया था मैंने। पर तुझे लगता था कि मैं तेरा कुछ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए इतना हवा में उछल रहा था ना तू। वो पीछे हटी। उसने अपनी हुडी की जिप वाली जेब से एक बहुत ही छोटा और एडवांस डिवाइस निकाला। वो एक हाई टेक माइक्रोचिप थी। कमरे में के एक कोने में दीवार पर लगे पुराने और बंद पड़े सीसीटीवी बॉक्स के अंदर उसने वो चिप लगा दी। एक हल्की सी रेड लाइट ब्लिंक हुई और डेटा ट्रांसफर शुरू हो गया। अब तो तुम्हारी और तुम्हारे उन घटिया आकारों को की सारी यादें, उनके सारे काले सच मेरे पास है। उसने एक बेहद ठंडे और रूह कपा देने वाले लहजे में कहा। फिर उसने अपने बेल्ट से एक छोटा सा स्प्रे निकाला और उसे पूरे कमरे के कोनों में छिड़क दिया। सिर्फ 3 मिनट, यही टाइम बचा है अब तुम्हारे पास अपने गुनाहों को कन्फेस करने के लिए, या फिर इस जहरीले हवा में घुट घुट कर मरने के लिए। वो आदमी अब पागलों की तरह बुरी तरह कांपने लगा। उसकी आंखों से खौफ और बेबसी के आंसू निकले
निकल पड़े। वो अपना सिर तेजी से हिलाने लगा, जैसे वो रहम की भीख मांग रहा हो, जैसे वो सब कुछ सच उगलने को तैयार हो। पर वो उसके बिल्कुल पास झुकी। उसने कानों के पास जाकर एक खौफनाक हंसी के साथ फुसफुसाई, टू लेट मिस्टर खुराना, बहुत देर हो चुकी है। और ये बोलकर वो एक साइको की तरह हंसने लगी। कुछ ही सेकंड्स में उसने अपने रिस्टबैंड पर लगा एक लाल बटन दबाया। बटन दबते ही पूरा फ्लोर अचानक से फ्लैशिंग रेड लाइट से भर गया। एक कानों को फाड़ देने वाला अलार्म सायरन बजने लगा और वो बिना पीछे मुड़े सीधे खिड़की की तरफ दौड़ी और तीसरी मंजिल से अंधेरे में नीचे छलांग लगा दी। जैसे ही वो हवा को चीरते हुए नीचे आई और जमीन पर लैंड हुई, हवा में बारिश की कुछ बूंदें उसके चेहरे और काले कपड़ों पर गिरने लगी। वो पीछे मुड़े बिना सीधे अपनी डार्क वाइन तक दौड़ी। एक बेहद पावरफुल और बेस जैसी दिखने वाली ब्लैक टुकाटी अपना हैवी हेलमेट पहनते हुए उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, मिशन क्लियर्ड। तभी अचानक से उसकी कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच वाइब्रेट हुई। स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, इनकमिंग कॉल, हेडक्वार्टर। उसने अपनी डुकाटी का इंजन स्टार्ट किया, जिसकी गूंज ने उस सन्नाटे को चीर दिया। उसने अपना ईयरपीस ऑन किया और सेट करते हुए बोली, पैंथन हियर। पैंथन बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से एक बेहद ठंडी, मैच्योर और ऑथोरेटिव आवाज आई, स्टेट रिपोर्ट। वो पूरी एटीट्यूड और बिना किसी एक्सप्रेशन से बोली, टारगेट एलिमिनेटेड, एविडेंस वाइप्ड, बैकअप डाटा ट्रांसफर टू घोस्ट सर्वर्स। टारगेट को खत्म कर दिया गया है, सारे सबूत मिटा दिए गए हैं और सारा खुफिया डाटा हमारे घोस्ट सर्वर पर ट्रांसफर हो चुका है। कुछ सेकंड की गहरी चुप्पी रही, फिर वही मैच्योर आवाज वापस आई, गुड, अब बिना कहीं रुके सीधे एजेंसी बेस आओ, फेस वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। वो अपने हेलमेट के पीछे मुस्कुराई, ओके, और इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दी। उसने एक्सीलेटर घुमाया और फुल स्पीड से अपनी डुकाटी दौड़ाते हुए वो एजेंसी बेस की तरफ हवा की से बातें करने लगी। ना जाने क्यों इस खूनी खेल के बाद भी उसके चेहरे पर इस वक्त बहुत ज़्यादा सुकून था। वो जब भी कोई ऐसा मिशन कंप्लीट करती थी, जब भी किसी दरिंदे को मौत की घाट उतारती थी, तो उसके दिल में जैसे सालों का कोई बहुत भारी बोझ उतर जाता था। वो इस खौफनाक मिशन को पूरी तरह से जल्द कंप्लीट करके वापस अपनी उस दूसरी मासूम जिंदगी में लौटना चाहती थी। वही एजेंसी बेस सीक्रेट लोकेशन, आउटर स्केच ऑफ मुंबई। मुंबई शहर की भीड़भाड़ से मीलों दूर जमीन के कई सौ फीट नीचे एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी। ये कोई मामूली जगह नहीं थी। हाई टेक सिस्टम्स, बायोमिलिट्री लॉक्स, लेजर सिक्योरिटी गार्ड्स, हर जगह सिर्फ ब्लैक ब्लैक एजेंट्स यानी काले कपड़े में ढके हुए हथियारों से लैस खुफिया एजेंट्स गश्त लगा रहे थे। इस जगह का नज़ारा देखकर ही साफ लग रहा था कि ये कोई बहुत ही टॉप सीक्रेट और हाई लेवल सिक्योरिटी वाला बेस है। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। किसी आम इंसान का यहाँ तक पहुँचना तो नामुमकिन ही था। जैसे ही वो अंदर आई, पूरे बेस की नज़रें उसी पर टिक गई। पैंथम बिना मिशन के बहुत रेयरली यहाँ नजर आती थी, लेकिन आज वो अपना फेस रिवील करने वाली थी। इस बात को लेकर उसकी टीम का हर एक मेंबर उसे देखने के लिए बेहद एक्साइटेड था। वो सब उस खूंखार इंसान का असली चेहरा देखना चाहते थे, जो आज तक किसी भी मिशन में फेल नहीं हुई थी, जो मौत को चकमा देकर अपना काम पूरी शिद्दत से करती थी। उसके जैसी कॉम्बैट और हैकिंग सिलर टीम के किसी भी दूसरे मेंबर के पास नहीं था। इसलिए उस अंडरग्राउंड बेस का हर एक एजेंट उसे सीक्रेटली एडमायर करता था। वो भारी कदमों से चलते हुए सैंडल कमांड रूम में पहुंची। एक लंबा और लौबदार आदमी डार्क ग्रे सूट पहने खड़ा था। उसकी आंखें बेहद शार्प थी। दरवाजे की आहट सुनकर वो उसकी ओर मुड़ा। वेलकम बैक एजेंट पी, बॉस ने अपनी भारी आवाज में कहा। उसने अपने चेहरे पर हाथ रखा और बेहद ठंडी आवाज में बोली, काम पूरा हो गया है सर। और इतना बोलकर उसने झटके से अपना वो ब्लैक मास्क उतार दिया। कमरे में कुछ सेकंड के लिए शमशान जैसी खामोशी छा गई। ब्लैक मास्क नीचे जमीन पर गिरा और उसके पीछे से जो चेहरा निकला उसे देखकर हर किसी की नजरें और सांसें वहीं थम सी गई। वो लड़की जितनी ज्यादा
हैंडसम और टैलेंटेड थी, उतनी ही बेइंतहा खूबसूरत भी थी। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वो ब्रेन विद ब्यूटी का टाइटल पूरी तरह से डिजर्व करती थी। तभी उसने एक बेहद शार्प और कातिलाना स्माइल देते हुए कहा, हेलो सर, आई एम अद्रिका उफ पैंथम। जी हाँ, ये मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि अद्रिका ही थी। पर यहाँ कमांड रूम में खड़ी अद्रिका वो बिल्कुल नहीं थी जिसे रुद्राक्ष अपने ऑफिस में जानता था, जो रुद्राक्ष के सामने हमेशा एक झल्ली, बेवकूफ और पागल फैन होने का नाटक करती थी। यहाँ वो अपने असली रूप में थी। यहाँ उसकी आंखों में वो पुरानी मासूमियत या सॉफ्टनेस नहीं थी, बल्कि एक जानलेवा और रूह कपा देने वाला ठंडापन था। वो बिना किसी हिचकिचाहट और बिना किसी डर के बोल रही थी। इस वक्त उसके अंदर का वो साइकोपन किसी की भी जान लेने की हिम्मत रखता था। टारगेट खुराना एलिमिनेटेड। नेक्स्ट मिशन रायजादा इंडस्ट्रियल्स। एम राइट सर? बॉस ये नाम सुनते ही थोड़ा हैरान हुए। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। रायजादा, आर यू श्योर अद्रिका? वो टेरिटरी बहुत ज्यादा रिस्की है। रुद्राक्ष, रायजादा कोई आम आदमी नहीं है। वो इस पूरे अंडरवर्ल्ड और बिजनेस एम्पायर का सबसे खूंखार और कैलकुलेटेड इंसान है। अद्रिका ने एक बेहद डार्क स्माइल दी। तो मैं भी तो कोई आम लड़की नहीं हूँ सर। बॉस थोड़ा आगे झुके और गंभीरता से बोले, तुम्हें पता है अद्रिका, रायजादा के इनर सर्कल के अंदर जाना बच्चों का खेल नहीं है। उसकी कंपनी हैवीली गार्डेड है। उसके आसपास हर समय एक डेडली सर्विलाइज एक्टिव रहता है। वहाँ एक छोटी सी चूक और सीधा मौत। अद्रिका ने हल्की सी चुभने वाली हंसी पास की। सर, जो चीज़ें दुनिया को असंभव लगती है वही तो मेरा फेवरेट गेम होता है। और आपको शायद पता नहीं है, मैं ऑलरेडी उस रुद्राक्ष की कंपनी में एंटर कर चुकी हूँ। उस खूंखार इंसान के बहुत करीब पहुँच चुकी हूँ। बस अब मुझे इंतज़ार है उसकी मुकम्मल बर्बादी का। उसकी आंखों में इंतकाम की एक डरावनी आग जल उठी। आप तो बस देखते जाइए सर कि कैसे मैं उसके उन सारे गंदे और खूनी खेलों का पर्दाफाश करती हूँ, उसके हर एक मास्टर प्लान को कैसे नाकाम करती हूँ। वो इंसान खुद को बहुत बड़ा मास्टरमाइंड समझता है ना, लेकिन आज तक उसका पाला मेरे जैसी किसी खिलाड़ी से नहीं पड़ा है। उसे अब मैं बताऊंगी कि आखिर मैं क्या चीज़ हूँ। उसे माइंड गेम खेलने में बहुत मज़ा आता है ना, तो अब मैं उसे बताऊंगी कि असली खिलाड़ी कौन है। आप तो बस देखते जाइए कि मैं कैसे उसका पूरा एम्पायर टास्क के पत्तों की तरह बिखेरती हूँ। बॉस ने उसकी इस जिद और पागलपन को देखा। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कड़क लहजे में कहा, मिशन की विड्रॉ सीट है। मुझे उसका सारा हिडन डेटा चाहिए, उसकी इलीगल डिटेल्स, ऑफशोर अकाउंट्स, उसके अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, सब कुछ। और एक बात बहुत अच्छे से याद रखना अद्रिका, अगर रुद्राक्ष को तुम्हारी सच्चाई की भनक भी लग गई तो तुम्हारी जान के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए जितना हो सके उससे बचकर और सावधान रहना। उसने अपनी हुड्डी ठीक की और एक परफेक्ट एटीट्यूड के साथ मुड़ते हुए बोली, कंसिडर इट डन। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं अपना काम बहुत सफाई से करती हूँ। जब आज तक नहीं पकड़ी गई तो अब क्या पकड़ी जाऊंगी। उसने टेबल से अपनी मिशन फाइल उठाई और पूरे स्वैग के साथ कमांड रूम से बाहर निकल गई। जैसे ही उसने भारी मेटल के एलिवेटर में कदम रखा, दरवाजे बंद हुए और ग्लास में उसका रिफ्लेक्शन दिखा। लिफ्ट की उस हाफ लाइट और हाफ शैडो में उसका चेहरा किसी खतरनाक पहेली जैसा लग रहा था। वो अपने ही अक्ष को देखकर धीरे से बुदबुदाई, रुद्राक्ष रायजादा, लेट्स सी तुम कब तक अपने इस आलीशान एम्पायर को बचा पाते हो। अब तुम्हें मैं बताऊंगी कि खौफ का असली खेल कैसे खेला जाता है। आ रही है पैंथम तुम्हारे हर गुरूर को खाक में मिलाने। अब तुम अपनी बर्बादी की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। और ये बोलकर वो लिफ्ट के उस अंधेरे में बहुत ही खौफनाक तरीके से मुस्कुराने लगी। नेक्स्ट मॉर्निंग रायजादा कॉरपोरेशन सिटी स्क्वायर टावर की 25वीं मंजिल पर हमेशा की तरह रोजमर्रा का काम और हलचल चल रही थी। पर आज रुद्राक्ष के डार्क कैबिन में एक अजीब सा सन्नाटा था। वो अपनी मेज पर रखी रिपोर्ट्स को देख तो रहा था, पर उसका तेज दिमाग कहीं और ही भटक रहा था। सर, इंटरकॉम से उसके असिस्टेंट आरव की डरी हुई आवाज आई। सर, उसकी बोर्ड मीटिंग
8:10 है। रुद्राक्ष ने बिना पलक झपकाए बहुत ही ठंडी और खुरदरी आवाज में कहा, कैंसिल इट। और इतना बोलकर वो झटके से अपनी लेदर सीट से उठ गया। वो कैबिन से बाहर सीधा रूफटॉप टेरेस पर गया। वो उसी ग्लास बालकनी के ईज पर खड़ा होकर नीचे उस भागते हुए शहर को देख रहा था, जहां कल रात उसने अद्रिका का हाथ थामा था। आज उसे अंदर ही अंदर एक बहुत ही भयंकर एहसास हो रहा था, जैसे कोई खामोशी से उसकी दुनिया की मजबूती दीवारों को बेहद अंदर घुस चुका हो। किसी ने उसके हाई सिक्योरिटी सिस्टम को छुआ है, किसी ने उसकी सबसे कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को हैक किया है। उसे इस बात की भनक लग चुकी थी कि इस बार उसका दुश्मन कोई गली का गुंडा नहीं, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक और साइको मास्टरमाइंड है, जो हर बार उससे 2 कदम आगे की चाल चल रहा है। और यही चीज आज उस अंडरवर्ल्ड के बेताब बादशाह को हद से ज्यादा बेचैन और परेशान कर रही थी। और कुछ भी करके किसी भी कीमत पर उस अनजाने दुश्मन का चेहरा देखना चाहता था, जो उसकी ही नाक के नीचे से निकलकर उसके इतने बड़े एम्पायर तक घुसने की हिम्मत कर रहा था। कौन है तू? रुद्राक्ष ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए काले बादलों से घिरे आसमान की तरफ देखकर बुदबुदाया। उसकी आंखों में शक और गुस्से का एक भयंकर तूफान था। सामने आ, फिर मैं तुझे बताता हूँ कि मौत किसे कहते हैं। वहीं ऑफिस का वो घुटन भरा दिन खत्म होने के बाद अद्रिका अब वापस अपने उस सीक्रेट अपार्टमेंट में आ चुकी। कमरे में चारों तरफ एक डरावना और गहरा अंधेरा छाया हुआ था। बस उसकी टेबल पर रखे उस हाईटेक लैपटॉप की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। कमरे में सिर्फ उसके कीबोर्ड पर तेजी से चलती उंगलियों की क्लिक क्लिक आवाज गूंज रही थी। स्क्रीन पर अनगिनत एनक्रिप्टेड कोड किसी तेज बारिश की तरह गन हो रहे थे और लाल हरे सिंबल्स ब्लिंक कर रहे थे। अद्रिका ने एक बहुत ही गहरी सांस ली, अपनी उंगलियों को चटकाया और स्क्रीन को घूरते हुए एक बेहद शातिर मुस्कान के साथ बोली, वेलकम टू द गेम मिस्टर रुद्राक्ष रायजादा। उसके हाथ इतनी भयंकर तेजी से कीबोर्ड पर चल रहे थे कि देखकर लगता था जैसे कोई हैकिंग मशीन काम कर रही हो। वो रुद्राक्ष के उस अभेद समझे जाने वाले सिस्टम के एक एक फायरवॉल को बड़ी खामोशी से तोड़ती हुई सीधे उसके मेन सर्वर के अंदर जा रही थी। और जैसे ही वो अंदर पहुंची, रुद्राक्ष की उस काली दुनिया के सारे पत्ते उसके सामने खुलने लगे। फाइल्स, सीक्रेट बैंक अकाउंट्स, कॉन्फिडेंशियल डील्स, हथियारों की स्मगलिंग और करोड़ों के इलीगल ट्रांजैक्शन, सब कुछ एक एक करके उसकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। डैम, अद्रिका ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए हैरत और गुस्से से कहा, तुम तो सच में 2 अलग-अलग दुनिया चलाते हो मिस्टर रायजादा। एक दिन के उजाले की शरीफों वाली दुनिया जहां तुम बिजनेस टाइकून हो, और एक रात के अंधेरे की वो खौफनाक और गंदी दुनिया जहां तुम लोगों का खून पीते हो। उसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान तैर गई। पर अब और नहीं, अब तुम्हारा ये घिनौना सच बहुत जल्द इस पूरी दुनिया के सामने नंगा होकर आएगा। मैं तुम्हारे इस एम्पायर की ईंट से ईंट बजा दूंगी। तभी अचानक उसकी कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच वाइब्रेट हुई। स्क्रीन पर उसकी खुफिया टीम का एक अनक्रिप्टेड मैसेज फ्लैश हुआ, पैंथम मिशन 2 कंफर्म, कीप ट्रैकिंग। अद्रिका ने वो मैसेज पढ़ा, अपना लैपटॉप शट डाउन किया और उठकर कमरे में रखे उस बड़े से आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने आईने से खुद को देखा। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, पर उसकी आंखों में किसी भूख और खूंखार शेरनी जैसी वाइल्ड चमक थी। ये अब किसी एजेंसी का कोई मामूली मिशन नहीं था। उसने आईने में अपने अक्ष को देखते हुए बेहद ठंडी और दर्द भरी आवाज में कहा, ये मेरा पर्सनल रिवेंज है, मौत के बदले मौत। और इतना बोलकर उसने कमरे की वो इकलौती लाइट भी बंद कर दी। वहीं रुद्राक्ष का पेंट हाउस बाहर मौसम का कहर अभी भी जारी था। रुद्राक्ष अपने हाथ में विस्की का गिलास लिए अपने आलीशान बालकनी के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। तेज हवा के साथ बारिश की ठंडी बूंदें सीधे उसके चेहरे और शर्ट पर गिर रही थी, पर वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसे इस भीगने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका तेज और शातिर दिमाग इस वक्त पूरी तरह सिर्फ उस अनजाने हैकर पर अटका हुआ था। अ वुमन, मास्क, नेम पैंथम। उसके बारिश की आवाज के बीच उसने दांत पीसते हुए खुद से कहा, यू एवर
यू आर, तुम जो भी हो लड़की, तुम्हारा ये खौफनाक गेम अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है। तुम रुद्राक्ष शहजादा के चक्रव्यूह में घुस तो आई हो, पर यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगी। वो झटके से अंदर गया, अपनी मेज पर रखा अपना सिक्योर सिस्टम खोला और सीधे अपनी अंडरग्राउंड साइबर सिक्योरिटी टीम के चीफ को कॉल किया। लिसन टू मी केयरफुली। रुद्राक्ष ने फोन उठाते ही एक खौफनाक और कड़क आवाज में हुक्म दिया, उस पैंथम का हर एक डिजिटल फुटप्रिंट चेक करो। मुझे कुछ भी बहाना नहीं सुनना है। मुझे उसका एक नाम चाहिए, एक असली चेहरा चाहिए, या फिर उसकी हु- हुई कोई एक छोटी सी गलती चाहिए। बस एक मिस्टेक, जमीन आसमान एक कर दो, पर उसे ढूंढ कर निकालो। वहीं एजेंसी हेडक्वार्टर जमीन के कई सौ फीट नीचे, एजेंसी के उस टॉप सीक्रेट कमांड रूम में बॉस बड़ी ही कंप्यूटर स्क्रीन पर शहर की सारी खुफिया रिपोर्ट्स देख रहे थे। तभी उनके पीछे से एक सीनियर टेक एजेंट की घबराई हुई आवाज आई। सर, रायजादा को शायद हमारे ट्रैक करने की भनक लग गई है। उसने अपनी कंपनी के सारे साइबर क्लॉक्स और फायर वॉल्स को मिलिट्री ग्रेड तक अपग्रेड कर दिया है। अब उसके सिस्टम में इन्फिल्ट्रेशन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। वो सिस्टम अब किसी अभेद्य किले जैसा बन चुका है। ये सुनकर सर परेशान होने के बजाय बहुत ही इत्मीनान से मुस्कुराए। उन्होंने अपनी कुर्सी घुमाई और उस एजेंट की तरफ देखकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोले, तुम भूल रहे हो कि फील्ड पर कौन है। अगर इस नामुमकिन नाम को इस पूरी दुनिया में कोई कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पैंथम कर सकती है। वो आग से खेलना बहुत अच्छे से जानती है। वही अद्रिका का अपार्टमेंट। अद्रिका अपने अंधेरे कमरे की खुली खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर से आती तेज हवा और बारिश की बूंदें उसके चेहरे और खुले बालों पर गिर रही थी। उसने अपना एनक्रिप्टेड फ़ोन उठाया, उस पर एक सीक्रेट नंबर डायल किया और फ़ोन कान से लगाते हुए एक बेहद खौफनाक और भारी आवाज़ में अपनी आखिरी लाइन बोली, 48 आवर्स, दैट्स ऑन आई नीड। सिर्फ 48 घंटे। मुझे इस एम्पायर को राख करने के लिए बस इतना ही वक्त चाहिए। उसने खटाक से फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और उसे मेज पर फेंक दिया। वो अपनी डार्क टेबल के पास गई और एक एक करके अपने डेडली हथियारों को साफ करने लगी। उसने अपनी गन की मैगजीन लोड की, अपने तेज धार वाले नाइफ को चेक किया, अपना लैपटॉप बंद किया और फिर एक बार वापस आईने में खुद को देखने लगी। पर अब आईने में जो अक्स था, वो उस झल्ली मासूम और बातूनी अद्रिका का बिल्कुल भी नहीं था। वो अब पूरी तरह से पैंतम बन चुकी थी। एक ऐसी खूंखार लड़की जो किसी भी हद तक जाकर अपने उस करीबी इंसान की मौत का बदला लेना चाहती थी, जिसे रुद्राक्ष की इस काली दुनिया ने उससे छीन लिया था। उसके सीने में धड़कन की जगह अब सिर्फ एक धड़कता हुआ ज्वालामुखी था। वो सब कुछ, रुद्राक्ष का एम्पायर, उसका गुरूर, उसकी दुनिया, सब कुछ तबाह कर देने को तैयार थी। उसे अब किसी भी कीमत पर सिर्फ और सिर्फ अपना इंतकाम चाहिए था। एक खौफनाक तबाही चाहिए थी।